नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने बात की थी मानव भूगोल कक्षा 12 में अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 की। इन दोनों की हम बात कर चुके। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल कक्षा 12 अध्याय नंबर 4 प्राथमिक क्रियाओं की। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राथमिक क्रियाओं से। देखिए, प्राथमिक क्रियाओं को समझने से पहले हम समझेंगे आर्थिक क्रिया को कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो देखिए, आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया की हम बात करें अगर, तो देखिए वे क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, मतलब कि मनुष्य के वे क्रियाकलाप जिनसे उन्हें आय की प्राप्ति होती है, उसे ही हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो ये हुई आर्थिक क्रिया की परिभाषा कि वे क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो आर्थिक क्रियाओं को वैसे 4 भागों में बांटा है मुख्य रूप से। वैसे इसका एक 5वां भाग भी है। कौन कौन से हैं 4 भाग? देखिए, ये आर्थिक जो क्रियाएं हैं, इन आर्थिक क्रियाओं को 4 जो भागों में बांटा है वह है पहली प्राथमिक क्रिया, और प्राथमिक क्रिया के बाद में जो दूसरी है वो द्वितीयक क्रिया है, और नंबर 3 पर तृतीयक क्रिया, और नंबर 4 पर है चतुर्थ क्रिया। इसमें से वैसे एक 5वां प्रकार और माना है इसका पंचम क्रिया, लेकिन आज हम बात करेंगे इसमें से प्राथमिक क्रिया की कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। देखिए, प्राथमिक क्रिया की अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्रियाओं का सीधा संबंध है जो कच्चे माल से। प्राथमिक क्रियाओं का सीधा संबंध किससे? कच्चे माल से। तो देखिए, प्राथमिक क्रियाएं किससे कहते हैं? कच्चे माल पर आधारित वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। कच्चे माल पर आधारित वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, उसे ही हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं जो खेतीबाड़ी से संबंधित होती है, कच्चे माल से संबंधित होती है, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो प्राथमिक क्रिया कहलाती है। तो कच्चे माल पर आधारित क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, उसे ही हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या आते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में आखेट, जंगल में जाकर पशुओं का शिकार करना आखेट कहलाता है। भोजन संग्रहण, अगर भोजन संग्रहण की हम बात करें तो जंगल में जाकर विभिन्न प्रकार के कंद, मूल, फल आदि इकट्ठा करना भोजन संग्रहण कहलाता है। पशुचारण, पशुओं को चराना। मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य, ये प्राथमिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण कौन कौन से? आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य, ये प्राथमिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण थे। प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण के बाद में आगे हम बात करेंगे आखेट और भोजन संग्रहण क्या होता है। तो देखिए, आखेट और भोजन संग्रहण क्या होता है। आखेट और भोजन संग्रहण की बात करें तो जंगल में जाकर शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है। जंगल में जाकर शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है। आखेट का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति, प्राचीन समय में जो आदि मानव वगैरह हुआ करते थे, ये जंगल में जाते थे और जंगल में जाकर पशुओं का शिकार करते थे, जिसे आखेट कहा जाता था। इसके बाद में भोजन संग्रहण की हम बात करें तो जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से कंद, मूल, फल आदि एकत्रित करना भोजन संग्रहण करना कहलाता है। जंगल में जाकर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, कंद है, मूल, फल वगैरह जो है, इनको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? भोजन का संग्रहण कहलाता है। अब हम बात करें कि आखेट और भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं आखेट और भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, आखेट और भोजन संग्रहण जो है, इसके वैसे 2 क्षेत्र माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। अगर हम बात करें उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तो इसमें उत्तरी कनाडा आता है, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली, ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं आखेट और भोजन संग्रहण के। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। इसके बाद में जो अगला प्रमुख क्षेत्र है वो आता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की हम बात करें अगर,
तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हैं। तो ये था आखेट और भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें उच्च अक्षांशीय क्षेत्र आता था। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते थे। इसके बाद में निम्न अक्षांशीय जो क्षेत्र है, इसमें अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आता था। तो ये हुआ आखेट और भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र। तो हमने बात की आर्थिक क्रियाओं के बारे में। आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्रिया की हमने बात की थी, जिसमें कच्चे माल पर आधारित विभिन्न प्रकार की वे क्रियाएं जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता था। प्राथमिक क्रियाओं में आखेट है, भोजन संग्रहण है, पशुचारण है, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य आते थे। और आखेट का अर्थ होता था जंगल में जाकर शिकार करना, और भोजन संग्रहण पेड़ पौधों से विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल आदि एकत्रित करना भोजन संग्रहण था। तो ये बात हुई प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, उन प्राथमिक क्रियाओं में पशुचारण की। पशुचारण भी एक प्राथमिक क्रिया है। तो देखिए, पशुचारण की बात करें हम, तो पशुचारण क्या होता है? तो पशुचारण का अर्थ होता है पशुओं को चराना। पशुचारण का अर्थ क्या होता है? पशुओं को चराना। कोई भी व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखता है, उन पशुओं को जंगल में जाकर के किसी चरागाह में चराता है, तो ये पशुचारण कहलाता है। तो पशुओं को चराना ही पशुचारण कहलाता है। पशुचारण होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है पशुचारण? दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार है? देखिए, पहला है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्यिक पशुधन पालन। जो चलवासी पशुचारण है, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पशुओं को चराना, अर्थात चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर पशुओं को चराना ही चलवासी पशुचारण कहलाता है। तो चलवासी पशुचारण का सामान्य अर्थ हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरागाहों की तलाश में पशुओं को जाकर के चराना। तो मान लीजिए कि कोई चरागाह है, वहाँ पर लोग पशुओं को चराते हैं, लेकिन उस चरागाह में जब वहाँ चारे की समस्या आ जाती है, चारा कम पड़ जाता है, तो फिर मनुष्य उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चरागाहों की तलाश करता है और दूसरे स्थान पर जाकर पशुओं को चराता है। वो होता है चलवासी पशुचारण। एक है वाणिज्यिक पशुधन पालन। देखिए, ऐसे पशु जिन्हें मनुष्य केवल बेचने के उद्देश्य से ही पालता है। तो बेचने के उद्देश्य से जो पशु पालता है, उन पशुओं को वाणिज्यिक पशुधन पालन कहते हैं। यहाँ पर जो मनुष्य है, विभिन्न प्रकार के पशुओं को केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से ही पालता है और फिर बाद में उनको बाजार में ले जाकर बेच देता है, जो वाणिज्यिक पशुधन पालन कहलाता है। चलो पहले बात कर लेते हैं चलवासी पशुचारण की। देखिए, चलवासी पशुचारण यह प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। प्राचीन समय में लोग बाग अपना जीवन जीने के उद्देश्य से पशुओं को पाला करते थे। पशुओं से अपना जीवन चलाते थे। जैसे पशुओं से वो विभिन्न प्रकार के दूध वगैरह निकाला करते थे, दूध से अपना व्यवसाय चलाता था और अपना जीवन जीना जो होता था, मनुष्य का जीवन जीना भी दूध से ही। तो प्रारंभिक समय में, प्राचीन समय में लोग अपने जीवन जीने के उद्देश्य से पशुओं को पाला करते थे, जिसे जीवन निर्वाह व्यवसाय कहा जाता था। तो चलवासी पशुचारण में क्या है? यह प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। प्राचीन समय से ही पशुओं को मनुष्य के द्वारा पाला जा रहा है। क्यों पाला जा रहा है? अपने जीवन चलाने के उद्देश्य से। तो जीवन जीने के उद्देश्य से जो मनुष्य पशुओं को पालता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राचीन जीवन निर्वाह पशुधन पालन। तो ये चलवासी पशुचारण में पहला पॉइंट हुआ कि ये प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, चलवासी पशुचारण का अर्थ क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाकर पशुओं को चराना, अर्थात घूम घूम कर पशुओं को चराना। जैसे कोई स्थान है, उस स्थान पर चारे की समस्या आ गई, तो मनुष्य उस स्थान को छोड़कर दूसरी चरागाह की तलाश में दूसरी जगह पर जाकर पशुओं को चराता है, जिसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है। तो ये हुआ चलवासी पशुचारण का अर्थ, एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाकर पशुओं को चराना। अगर हम बात करें कि प्रमुख चलवासी पशुचारक जातियां कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख
चलवासी पशुचारक जातियां हैं गुज्जर, बकरवाल, रायका, रेबारी जो होते हैं, गद्दी, भूटिया। ये तो प्रमुख चलवासी पशुचारक लोग होते हैं ये गुज्जर, बकरवाल, रायका, गद्दी, भूटिया। ये अगर हम बात करें आगे चलवासी पशुचारण में, तो आगे हम बात करेंगे चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए चलवासी पशुचारण के क्षेत्र की बात करें तो चलवासी पशुचारण के क्षेत्र है 3। कौन कौन से 3 क्षेत्र? पहला क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में लोग चलवासी पशुचारण करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पशुओं को चराते हैं। इसमें उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र आते हैं जो चलवासी पशुचारक क्षेत्र से संबंधित हैं? तो उत्तरी अफ्रीका में पहला क्षेत्र है एटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तक। तो एक तो एटलांटिक तट हो गया और दूसरा मंगोलिया हो गया। यहाँ तक जो है उत्तरी अफ्रीका में चलवासी पशुचारक पाए जाते हैं। चलवासी पशुचारक की जातियां रहती हैं जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चराती है। तो प्रमुख पशुचारक क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका, जिसमें एटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तक। दूसरा है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। चलवासी पशुचारकों में प्रमुख क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। पहला उत्तरी अफ्रीका, दूसरा यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश तक। और जो तीसरा क्षेत्र है वो आता है दक्षिणी गोलार्ध। जो चलवासी पशुचारक के प्रमुख क्षेत्रों में तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? देखिए दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर, ये क्षेत्र आते हैं चलवासी पशुचारक के प्रमुख क्षेत्रों में जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी के साथ ही चलवासी पशुचारक के प्रमुख क्षेत्र समाप्त होते हैं और आगे हम बात करते हैं चलवासी पशुचारकों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण क्या है। देखिए वर्तमान में जो चलवासी पशुचारक हैं इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। आखिर इनकी संख्या के घटने के क्या रीजन है, क्या कारण है? आइए देखते हैं चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट के कारण क्या है। तो चलवासी पशुचारकों की संख्या में जो गिरावट के कारण है वो गिरावट के कारण है दो प्रमुख कारण माने गए। इसमें पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। देखिए जो राजनीतिक सीमाएं थी उनका अधिरोपण कर लिया गया। उन स्थानों को, जो राजनीतिक सीमाएं हुआ करती थी ना, उन स्थानों पर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या और भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह लगा दी गई, उनको अपने नियंत्रण में कर लिया गया सरकार के द्वारा। तो जब इन सीमाओं को नियंत्रित कर लिया जाएगा तो चलवासी पशुचारकों के लिए चरागाह नहीं बचेंगे। जब चरागाहों की संख्या कम हो जाएगी तो चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण था राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट का दूसरा प्रमुख कारण कौन सा है? देखिए कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। कई ऐसे देश हैं जहां नई नई बस्तियों की योजना बनाई गई और नई नई बस्तियों की योजना बनाकर वहां बस्तियां बसाई भी गई। जब ऐसे चरागाह वाले स्थानों पर बस्तियां बसा दी जाएगी तो चलवासी पशुचारक जो है वो अपनी पशुओं को चराने के लिए कहां जाएंगे जब चरागाह ही नहीं बचेंगे। तो ये भी एक प्रमुख कारण है चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट का। तो चलवासी पशुचारकों की संख्या में गिरावट के दो महत्वपूर्ण कारण माने गए हैं। पहला था राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और दूसरा कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। चलो ये हुई बात चलवासी पशुचारण की। और अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन। देखिए वाणिज्यिक पशुधन पालन क्या होता है? इसमें पशुओं को बेचने के उद्देश्य से पाला जाता है। इसमें पशुओं को केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से पाला जाता है, जिसमें भैंस है, बकरियां है, भेड़ है, ऐसे पशु आते हैं जिन्हें केवल और केवल बेचने के उद्देश्य से ही पाला जाता है। इन पशुओं को पालते हैं और बड़ा होने के बाद बाजार में जाकर के बेच दिया जाता है, जो वाणिज्यिक पशुधन पालन कहलाता है। अब वाणिज्यिक पशुधन पालन के भी कुछ क्षेत्र हैं, तो आइए देख लेते हैं कि वाणिज्यिक पशुधन पालन के क्षेत्र कौन कौन से। देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हुई बात वाणिज्यिक पशुधन पालन की। इसी के साथ ही पशुचारण जो टॉपिक था अपना वो समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे
पशुचारण के बाद में कृषि की। जो ये टॉपिक था अपना पशुचारण, ये टॉपिक समाप्त होता है और आगे अगले टॉपिक की बात करेंगे हम कृषि की। देखिए कृषि भी एक प्राथमिक क्रियाकलाप है और अगर कृषि की बात करें हम तो भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। लेकिन कृषि की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा जो YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन घंटी का निशान दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृषि की। देखिए कृषि को वैसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें ना तो इसमें कृषि ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है जो हमारे यहाँ लोगों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है। तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं कृषि के बारे में। देखिए जीवन निर्वाह कृषि, पहली कृषि की बात करेंगे हम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? देखिए जीवन जीने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को ही जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जो मनुष्य के जीवन जीने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो जीवन निर्वाह कृषि की हम बात कर रहे हैं। इसमें निर्वाह जो कृषि है इसमें सबसे पहली निर्वाह कृषि की अगर बात करें तो सबसे पहली निर्वाह कृषि है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि मतलब प्राचीन समय में जो मनुष्य जीवन जीने के उद्देश्य से जो कृषि करते थे वो आदिकालीन निर्वाह कृषि कहलाती है। इसका दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि भी है। जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है ना इसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि का अर्थ होता है प्राचीन समय में आदिकालीन लोगों के द्वारा जंगलों में जाकर कृषि जो की जाती थी वही आदिकालीन निर्वाह कृषि कहलाती थी। देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि आदिम जाति के लोगों के द्वारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। तो जो आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि है ये आदिम जाति के लोगों के द्वारा की जाती थी। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे अफ्रीका वगैरह जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर यह कृषि की जाती थी। देखिए इसमें इसका अर्थ क्या होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि का? मनुष्य जंगल में जाकर विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं इन पेड़ पौधों को काट कर भूखंड को साफ कर वृक्षों के सूखने के बाद आग लगा दी जाती थी इसमें और जो राख बचती थी वो खाद का कार्य करती थी जहां एक या फिर 2 बार ही कृषि होती थी। देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि का अर्थ क्या होता है? आदिम लोग जो होते थे ये सबसे पहले किसी जंगल में जाते थे और जंगल में जाकर के वहां जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते थे उन पेड़ पौधों को काट करके वहां पर एक भूखंड को साफ कर लेते थे और भूखंड को साफ करने के बाद जो पेड़ पौधे होते थे जो काटे गए पेड़ पौधे थे उनके सूखने के बाद में उन पेड़ पौधों में आग लगा दी जाती थी। जब उन पेड़ पौधों में आग लगा दी जाती थी तो जहां पर पेड़ पौधों में आग लगाने के बाद जो राख बचती थी वह राख जो होती थी वो खाद का कार्य करती थी और उस खाद को वो लोग जो है अपने खेत में बिछा देते थे। जो राख होती थी उसको खेत में डाल देते थे, वो खाद का कार्य करती थी। उसके बाद में वहां पर वे लोग कृषि करते थे। अब वहां पर केवल 1 या 2 बार ही कृषि की जाती थी। 1 या 2 बार कृषि करने के बाद वह भूखंड था वो अनुपजाऊ हो जाता था। जो वो भूमि थी वो अनुपजाऊ हो जाती थी और जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती उसके बाद में वहां से जो आदिम लोग थे वो दूसरी जगह पर जाकर यही प्रक्रिया अपना करके फिर कृषि करते थे। अतः वो एक स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान पर जाकर जब कृषि करते थे तो उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता था। यही आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि कहलाती है। देखिए स्थानांतरित कृषि में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? इसमें वैसे मुख्य रूप से आलू है, शकरकंद है, ये विभिन्न प्रकार की फसलें और भी कई प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। ये आदिकालीन निर्वाह कृषि थी। आदिकालीन निर्वाह कृषि में अब आगे हम बात करेंगे यहाँ आदिकालीन निर्वाह कृषि के प्रमुख क्षेत्र। देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि विश्व के अनेक क्षेत्रों में की जाती है। इसमें से सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पूर्वी भारत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तरी पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे झुम्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो झुम्मिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में की जाती है?
जुम्मिंग कृषि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। अब उत्तरी पूर्वी जितने भी राज्य हैं, असम, मेघालय है या फिर उत्तराखंड, बिहार वगैरह, आसाम, मेघालय, मणिपुर, देश जो भी है, यहाँ पर यह कृषि की जाती है। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? जुम्मिंग कृषि कहा जाता है। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जुम्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे देखिए, मध्य अमेरिका और मैक्सिको। अगर बात करें मध्य अमेरिका और मैक्सिको की, तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं। देखिए, मैं और यहां पर भी मैं और यहां पर भी मैं, ऐसे याद कर सकते हैं हम। मध्य अमेरिका, मैक्सिको में क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। आगे बात करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया की। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में जो आदिकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि है, इसे लदांग कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रे के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं रोका। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? रोका। और श्रीलंका में इसे कहा जाता है चैना। तो ये थी स्थानांतरित कृषि के प्रमुख क्षेत्र, और उन क्षेत्रों में इस कृषि को क्या क्या कहा जाता है वो। और राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में इस कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट उत्तरी पूर्वी भारत क्या कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को? जुम्मिंग कृषि। इसके बाद में मध्य अमेरिका, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया में लादांग, वियतनाम में रे, ब्राजील में रोका और श्रीलंका में चैना कहते हैं। ये थी निर्वाह कृषि में आदिकालीन निर्वाह कृषि। आगे हम बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि की। आदिकालीन निर्वाह कृषि के बाद में आगे हम गहन निर्वाह कृषि की बात करेंगे। तो देखिए, गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? मतलब जो गहन निर्वाह कृषि होती है ना, इसमें भूमि कम होती है, कम भूमि पर अधिक फसलें उगाना, अधिक फसलें उगाना। कम भूमि पर अधिक फसलें उगाना ही गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। इसमें गहन निर्वाह कृषि में हम बात करें तो गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अगर हम चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो यहाँ चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में मुख्य जो फसल है वो होती है चावल। तो यहाँ की प्रमुख फसल चावल है और इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, लेकिन खेतों का आकार छोटा होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या किया जाता है? कम भूमि पर अधिक व्यक्ति या संपूर्ण परिवार लगा रहता है। यहाँ चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है और कम भूमि पर ही अधिक व्यक्ति या फिर संपूर्ण परिवार क्या होता है? लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। गहन का मतलब होता है अधिकतम उपयोग। अधिकतम उपयोग, गहन का मतलब क्या होता है? अधिकतम उपयोग। तो यहाँ पर भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है, गहन उपयोग किया जाता है। और यहाँ यंत्रों के स्थान पर श्रम को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ मशीनों द्वारा इतना कार्य नहीं किया जाता, बल्कि श्रमिकों द्वारा सबसे ज्यादा कार्य किया जाता है। क्योंकि चावल की पौध तैयार करने के बाद जब उनको लगाया जाता है तो उसमें श्रमिकों की मदद ली जाती है, सस्ते श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। और बाद में जब चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है तब भी वहां पर श्रमिकों की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो इसमें यंत्रों के स्थान पर श्रमिकों को अधिक महत्व दिया जाता है। और अगर खाद की बात करें तो इसमें पशुओं की जो देसी गोबर की खाद होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो चावल प्रधान निर्वाह कृषि में खाद में जो पशुओं की देसी गोबर की खाद होती है उसका प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो ये चीन में और भारत जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है। क्यूबा वगैरह कुछ देश थे जहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती थी। ये हुई बात चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की। आगे हम बात करेंगे चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की। तो आइए शुरुआत करते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की। देखिए, इसमें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में अगर हम बात करें तो यहाँ चावल की कृषि नहीं की जाती।
चावल की कृषि के अतिरिक्त मतलब चावल की कृषि के अलावा जितनी भी कृषि है, जैसे गेहूं है या फिर सोयाबीन है, कपास है, जौ है, चना है, सरसों है, इनकी कृषि की जाती है यहाँ पर। तो देखिए चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में चावल की कृषि न करके अन्य फसलें की जाती है, गेहूं, जौ, सोयाबीन, कपास वगैरह। और क्षेत्र की बात करें तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र हैं उत्तरी चीन, मंचूरिया, मंचूरिया भी चीन में ही पड़ता है, उत्तरी कोरिया जो एशिया का एक क्षेत्र है, उत्तरी जापान, सिंधु गंगा का मैदान भारत। ये चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के प्रमुख क्षेत्र थे। कौन कौन से? उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान और सिंधु गंगा का मैदान। ये हुई बात गहन निर्वाह कृषि की। तो जो निर्वाह कृषि की बात कर रहे हैं, इन निर्वाह कृषि में जो दूसरे नंबर की कृषि है वो है रोपण कृषि। रोपण कृषि का अर्थ क्या होता है? देखिए रोपण कृषि नाम से ही लग रहा है कि इसमें पौधों को क्या किया जाता है? पौधों को रोपा जाता है। एक स्थान से हटाकर पौधे को दूसरे स्थान पर रोपा जाता है। कैसे? देखो, रोपण कृषि में पहले पौध तैयार की जाती है। रोपण कृषि में पहले क्या किया जाता है? पौध तैयार की जाती है और पौध तैयार होने के बाद उस पौध को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। देखिए जैसे कोई स्थान पर पहले इसमें क्या होता है कि पौधा तैयार किया जाता है। जब पौधा तैयार हो जाता है तो उस पौधे को उस स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान में, खेत पर या कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर के लगाया जाता है, उसे ही रोपण कृषि कहते हैं। तो इसमें पहले पौध तैयार की जाती है और पौध तैयार करने के बाद में उस पौध को हटा करके दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। देखिए आगे, इसमें कृषि का आकार विस्तृत होता है, मतलब कृषि का आकार बहुत बड़ा होता है, लंबी चौड़ी एरिया में कृषि की जाती है। तो रोपण कृषि में जो है कृषि का आकार क्या होता है? विस्तृत होता है। आगे हम बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की प्रमुख कृषि की, तो देखिए यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की प्रमुख कृषि है। आगे हम रोपण कृषि की अगर बात करें तो रोपण कृषि में ये जो कृषि है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली एक प्रमुख कृषि है। यहाँ उदाहरण की हम बात करें तो देखिए इसमें चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, अनानास आदि की कृषि की जाती है। तो ये इसके उदाहरण हो गए, चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, अनानास वगैरह। इस कृषि का विकास अगर हम बात करें, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये कि इस कृषि का विकास कहाँ पर किया गया? तो देखिए इस कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। इस कृषि का विकास किसके द्वारा किया गया? यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखना कि बताइए कि रोपण कृषि का विकास किस समूह के द्वारा किया गया या रोपण कृषि का विकास किसने किया? तो रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया। आगे रोपण कृषि में हम बात करेंगे रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताओं की। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताओं में अगर हम बात करें तो जो रोपण कृषि है यहाँ पर इस कृषि का आकार बहुत ही विस्तृत होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है इस कृषि का आकार। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता हुई कि इस कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है। अगली इसकी विशेषता है इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो रोपण कृषि है इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी ज्ञान की सहायता से विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे नए नए किस्म के पौधे तैयार करके इस कृषि को बढ़ावा भी दिया जाता है। तो ये कृषि की जो ये रोपण कृषि है इसकी प्रमुख विशेषता हुई कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है और श्रमिकों का सस्ता होना। यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। तो ये रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं थी, कृषि का आकार बहुत विस्तृत होना, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और श्रमिकों का सस्ता होना। देखिए एक नोट डाल के एक छोटा सा पॉइंट लिखा, ये तो हमने बात की रोपण कृषि की। तो रोपण कृषि की जो ये बात थी ये अपनी कंप्लीट होती है, रोपण कृषि क्या होती है और रोपण कृषि की विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल के एक पॉइंट लिखा हुआ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्या है? ब्राजील में कॉफी के जो बागान हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है कि फेजेंडा किसे कहते हैं। तो जो ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं उसे ही फेजेंडा कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक कॉफी ब्राजील में ही उत्पादित की जाती है
और जो ब्राजील में जो कॉफी के बागान है इन्हें ही फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो ये हुई बात रोपण कृषि की। आगे हम बात करेंगे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की। तो आइए देखते हैं विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है। जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है इसमें प्रमुख फसल है वो गेहूं की फसल है। गेहूं के अलावा इसमें जो है राई है या विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं सोयाबीन वगैरह, ये सभी प्रकार की फसलें इसमें आती है। लेकिन प्रमुख फसल अगर पूछे कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख फसल क्या है तो वो कौन सी है? गेहूं। ये जो कृषि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ये मध्य अक्षांशों के जो अर्धशुष्क प्रदेश हैं वहां पर की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ की जाती है? मध्य अक्षांशों के अर्धशुष्क प्रदेशों में। वैसे इसमें सभी प्रकार के जो कार्य हैं वो यंत्रों की सहायता से होता है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में सभी प्रकार के कार्य किसकी सहायता से होता है? यंत्रों की सहायता से होता है। क्षेत्र की बात करें कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ कहाँ की जाती है, वैसे जो ये क्षेत्र दे रखे हैं ये विश्व के मानचित्र में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यूरेशिया, जो एशिया और यूरोप के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ जो स्टेपीज प्रदेश है वहाँ पर यह कृषि की जाती है। तो जो पहला क्षेत्र है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का वह यूरेशिया के स्टेपीज प्रदेश। दूसरा है उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरीज क्षेत्र है वहाँ पर भी यह कृषि की जाती है। फिर अर्जेंटीना, जो दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना पड़ता है वहाँ जो पंपाज क्षेत्र है वहाँ पर भी एक कृषि की जाती है। तो तीसरा क्षेत्र अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के पंपाज के क्षेत्र। फिर है दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स, ये वैसे घास के मैदान भी हैं लेकिन इन क्षेत्रों में जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है इन क्षेत्रों का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये मानचित्र में पूछे जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स क्षेत्र में, फिर ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र में और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी क्षेत्र में। तो ये हुई बात विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्रों की। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के बाद में जो चौथे नंबर की हमारी कृषि है वह है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है? देखिए नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि ऐसी कृषि जिसमें खेती के साथ साथ अर्थात कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित प्रकार की कृषि की जाती है, यहाँ खेती भी की जाती है, खेती के अलावा यहाँ पशुओं को भी पाला जाता है। पशु में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां वगैरह आदि है, ऐसे पशुओं को पालते हैं। तो देखिए मिश्रित कृषि क्या है? विश्व के अत्यधिक विकसित देशों में की जाने वाली कृषि है। मिश्रित कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो मिश्रित कृषि विश्व के जो विकसित देश हैं उनमें की जाने वाली एक कृषि का प्रकार है जहां पर खेती के साथ साथ पशु को भी पालते हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी? देखिए गेहूं, जौ, मक्का, राई, जई, चारे की फसलें ये आती है इसमें। गेहूं आता है, जौ आता है, मक्का है, राई है, जई है, चारे की फसलें है, ये सभी प्रकार की फसलें मिश्रित कृषि में आती है। इस कृषि में जो है खेती के साथ साथ अर्थात इसमें कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। तो ऐसी कृषि कौन सी है जिसमें कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है? वह है मिश्रित कृषि। इसी के साथ ही हमारी मिश्रित कृषि समाप्त होती है। तो प्राथमिक क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की कृषि में आगे हम बात करेंगे डेयरी कृषि की। देखिए डेयरी कृषि क्या होती है? दुधारू पशुओं को पालने को इसमें वरीयता दी जाती है। इसमें क्या होता है कि दुधारू पशुओं को पाला जाता है और जब दुधारू पशु से दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के बाद उसे डेयरी में भेजा जाता है, इसलिए इसे डेयरी कृषि कहते हैं। इसमें पशुओं के प्रजनन और चिकित्सा पद्धतियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पशुओं के प्रजनन और चिकित्सा पद्धतियों में इस जो है डेयरी कृषि है इसमें अधिक ध्यान दिया जाता है। तो डेयरी कृषि जो है इसमें दुधारू पशुओं को तो वरीयता दी ही जाती है। दुधारू पशुओं को वरीयता देने के साथ ही इसमें पशुओं के प्रजनन और चिकित्सा पद्धतियों पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। दुधारू पशुओं से दूध निकालने के बाद डेयरी में ले जाया जाता है। दुधारू पशुओं से दूध निकालने के बाद उसे कहाँ ले जाया जाता है? डेयरी में ले जाया जाता है, इसलिए ही इसे क्या कहते हैं? डेयरी कृषि कहते हैं। आगे देखिए क्षेत्र की कहाँ कहाँ पर जो है डेयरी कृषि की जाती है। पहला है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे ज्यादा डेयरी कृषि को वरीयता दी जाती है उत्तरी पश्चिमी यूरोप में। इसके बाद में कनाडा और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र आता है और फिर आता है न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया।
तो 3 क्षेत्रों में डेयरी कृषि को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, कनाडा और उत्तरी अमेरिका, और न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। डेयरी कृषि के बाद में हम आगे बात करते हैं ट्रक कृषि की। देखो ट्रक कृषि क्या होती है। ट्रक कृषि में ज़्यादातर फल और सब्जियों की कृषि को वरीयता दी जाती है, और फल और सब्जियों की कृषि जब पक जाती है तो फल और सब्जियों की कृषि को बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे ट्रक कृषि कहते हैं। तो देखिए इसमें फल और सब्जियों की कृषि को अधिक वरीयता दी जाती है। इसमें सब्जियों की फसलें जो होती है, इन सब्जियों की फसलों को ट्रकों के माध्यम से बाजारों तक पहुंचाया जाता है, और ट्रकों के माध्यम से इनको बाजारों तक पहुंचाने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं। तो ये हुई बात ट्रक कृषि की। आगे हम अगली कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की बात करेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है। देखिए जो भूमध्य सागरीय कृषि है, ये भूमध्य सागर के सीमावर्ती जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर की जाती है, और इसमें ज्यादातर खट्टे और रसदार जो फल होते हैं, इन खट्टे और रसदार फलों की ही कृषि की जाती है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वह है अंगूर की, तो यहाँ खट्टे और रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो देखिए क्या है भूमध्य सागरीय कृषि। आइए शुरुआत करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की। यहाँ खट्टे और रसदार जो फल है जैसे अंगूर, मौसमी, नींबू, अंजीर, जैतून आदि को वरीयता दी जाती है। अर्थात यहाँ पर खट्टे और रसदार जो फल है इन्हीं की कृषि की जाती है, जिसमें अंगूर है, मौसमी है, नींबू है, अंजीर है, जैतून है आदि विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। जिसमें जो अंगूर की जो फसल है, इस अंगूर को सुखाकर मुनक्का और किशमिश भी बनाए जाते हैं, और यहाँ तक कि जो यहाँ की प्रमुख फसल है वो है ही अंगूर। देखिए भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख फसल अंगूर है। अंगूर की खेती यहाँ मुख्य रूप से की जाने वाली कृषि है। अंगूर को यहाँ प्रमुख रूप से वरीयता दी जाती है। वैसे तो यहाँ विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों की कृषि की जाती है, लेकिन इन खट्टे फलों में सबसे जो प्रमुख फसल है, इसमें जो प्रमुख फसल वो है अंगूर की फसल। तो यहाँ अंगूर की फसल यहाँ की प्रमुख फसल है। प्रमुख क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। यह कृषि वैसे तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, जैसे दक्षिणी यूरोप में की जाती है जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र है वहां पर। उत्तरी अफ्रीका में जो ट्यूनीशिया का क्षेत्र है वहां पर की जाती है। दक्षिणी अमेरिका में जो चिली क्षेत्र है वहां की जाती है। दक्षिणी अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। वैसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए भूमध्य सागरीय कृषि को बिल्कुल कन्फर्म तरीके से याद कर लेना। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है एक बार फिर देख लीजिए। यह कृषि भूमध्य सागरीय जो कृषि है भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, जैसे दक्षिणी यूरोप है, उत्तरी अफ्रीका है, ट्यूनीशिया, दक्षिण अमेरिका में चिली क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें यह कृषि की जाती है। वैसे इसमें खट्टे और रसदार जो फल है इनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, जिसमें मौसमी, अंगूर, नींबू, अंजीर, जैतून ये विभिन्न प्रकार की इसमें फसलें की जाती है। प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ की प्रमुख फसल है अंगूर। अंगूर की यहाँ प्रमुख रूप से फसल तैयार की जाती है और अंगूर की कृषि को ही वरीयता दी जाती है। देखिए एक नोट डाल के एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है, यहाँ पर नोट डाल के एक बिंदु लिखा है। देखिए क्या है, शीत ऋतु में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फल व सब्जियों की आपूर्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से ही होती है। मान लीजिए कि प्रश्न आ जाए कि बताइए शीत ऋतु में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका से फल और सब्जियों की आपूर्ति किस क्षेत्र से की जाती है। तो शीत ऋतु में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फल और सब्जियों की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से ही की जाती है। ये हुई बात भूमध्य सागरीय कृषि की। आगे हम अगली कृषि की बात करेंगे, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि की। भूमध्य सागरीय कृषि के बाद में हम अगले बात करेंगे सहकारी कृषि की, कि सहकारी कृषि क्या होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं सहकारी कृषि की। इसमें किसमें, सहकारी कृषि में कृषकों का एक समूह अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करता है।
देखिए इसमें क्या होता है सहकारी कृषि में कि कृषकों का एक बहुत बड़ा समूह अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वेच्छा से एक सहकारी संगठन बना लेता है, जिसका वह स्वयं सदस्य बन जाता है और वहां पर लोगों को सस्ती कीमतों पर खाद और बीज की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। तो इसमें क्या होता है, कृषकों का एक समूह होता है जो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बना लेता है और कृषि कार्य संपन्न करता है। इसमें क्या होता है, खाद बीज की जो व्यवस्था है सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। इसमें खाद बीज की व्यवस्था क्या की जाती है, सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। वैसे सहकारी कृषि की बात करें तो इसे सबसे ज्यादा सफलता किस देश को मिली, डेनमार्क को। सबसे ज्यादा सफलता सहकारी कृषि में डेनमार्क को मिली। इसमें जो सभी कृषक हैं वो सभी कृषक सहकारी संस्था के सदस्य हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें सभी कृषक सहकारी कृषि के सदस्य हैं, तो वह देश है डेनमार्क। और सबसे ज्यादा सफलता सहकारी कृषि में किस देश को मिली, वो डेनमार्क को ही मिली। ये हुई बात सहकारी कृषि की। सहकारी कृषि के बाद में आगे हम बात करेंगे सामूहिक कृषि की। देखिए सामूहिक कृषि क्या होती है। सामूहिक कृषि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसी परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए उत्पादन के सभी साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। उत्पादन के सभी जो साधन हैं इस पर सभी जो समाज है उन सभी समाजों का या फिर किसी एक समाज का जो है स्वामित्व होता है। तो सामूहिक कृषि में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। इसमें परिवार के सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। इसमें परिवार में जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलक होज नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से कि बताइए सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या नाम दिया गया, तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ रूस में कोलक होज का नाम दिया गया। आगे है देखिए, इसी प्रारंभ में पूर्व सोवियत संघ में ही शुरू किया गया। जो सामूहिक कृषि है इसे प्रारंभ में तो पूर्व सोवियत संघ में ही शुरू किया गया था, लेकिन बाद में अन्य समाजवादी जो देश थे उन समाजवादी देशों ने भी इसे अपना लिया। ये थी सामूहिक कृषि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जो है परिवार के सभी लोगों का अधिकार होता है और इसमें किसी परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। और इस सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलक होज का नाम दिया गया था। तो ये सामूहिक कृषि हुई। सामूहिक कृषि के बाद में हम आगे जो प्राथमिक क्रियाएं हैं इसमें बात करेंगे खनन कार्य की। तो खनन क्या होता है, देखिए जमीन से जितने भी प्रकार के जो पदार्थों को खोदकर निकाला जाता है उसे ही खनन कहते हैं। अर्थात जमीन से खोदे गए पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, खनन। देखिए जमीन से विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदना ही खनन कहलाता है। मतलब जो खोदा जाता है जमीन से विभिन्न प्रकार के खनिजों को, इस खोदने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। तो जमीन से विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदना ही क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। वैसे खनन की विधियों की बात करें तो खनन की दो विधियां हैं, एक धरातलीय खनन और एक भूमिगत या कूप की खनन। अगर धरातलीय खनन की हम बात करें तो जो हमारा धरातल है इस धरातल के ऊपरी क्षेत्रों से जो विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदा जाता है उसे धरातलीय खनन कहते हैं। लेकिन जब भूमि की अधिक गहराइयों में अगर विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदा जाता है तो उसे भूमिगत खनन या फिर कूप की खनन कहा जाता है। इसमें भूमि के अंदर विभिन्न गहराइयों में बहुत अधिक गहराई के साथ में खोद करके खनिजों को निकाला जाता है। ये खनन की विधियां हुई। आगे हम बात करेंगे खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारक में हम बात करें तो खनिजों के निक्षेपों के आकार, खनिजों के जमाव, कितने दूरी पर खनिज जमे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज हैं। तो खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी, कौन कौन से खनिज यहाँ पर हैं, जैसे लोहा है, सोना है या चांदी है, धात्विक खनिज है या फिर अधात्विक खनिज है, इनकी ये श्रेणियाँ। और उपस्थिति की अवस्था, ये भौतिक कारक में आते हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाला पहला कारक भौतिक कारक। इसमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था।
आगे खनन कार्य को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कार्य में क्या है? आर्थिक कारक है, इस आर्थिक कारक में क्या है? पूंजी, यातायात और श्रम पर होने वाला व्यय। आर्थिक कारक में जो खनिजों को खोद कर निकाला जाता है, इसमें किस प्रकार का व्यय होता है, कितना व्यय होता है, वो आता है। इसमें पूंजी, यातायात और श्रम पर होने वाला व्यय आता है। इसी के साथ ही हमारा मानव भूगोल कक्षा 12 का जो अध्याय नंबर 4 था वो समाप्त होता है। आगे हम मानव भूगोल कक्षा 12 के अध्याय नंबर 5 की बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगले वीडियो में अध्याय नंबर 5 से की बात करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैंने जो है YouTube प्लेटफॉर्म पर जो मानव भूगोल कक्षा 12 नामक जो पुस्तक है, इसको क्लियर कराने की एक मुहिम चलाई है। मैं इसे मानव भूगोल नामक जो बुक है इसको क्लियर कराना चाह रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन इसमें अधिक से अधिक आपका सहयोग चाहिए। मुझे सहयोग क्या चाहिए कि जो हमारे वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखते हैं कि जो है हमारी मानव भूगोल नामक बुक है ये कहाँ तक और कब पूरी होती है। लेकिन जितनी जल्दी पूरी होगी तो कब होगी, तो इसमें अधिक से अधिक तुम जैसे YouTube को सब्सक्राइब भी करोगे हमारे चैनल को, या अधिक से अधिक शेयर करोगे, तो मैं जल्दी से जल्दी अगले जो पार्ट है, अगले अध्याय है, उनको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन हम अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।